जय भारत बच्चा लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट वेक्टर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है ना, कि अगर कोई भी वेक्टर है उसको हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना मतलब आई कैप जे कैप के फॉर्म में ना, उसका मैग्नीट्यूड आगे में रहेगा और डायरेक्शन उसके पीछे में लगा रहेगा ना। और अगर कोई वेक्टर एक से ज़्यादा डायरेक्शन में है तो उसके जो कॉम्पोनेंट आएंगे ना, जो साथ आई कैप के साथ में जो चीज़ लगी होती है वो चीज़ एक्स कॉम्पोनेंट कहलाता है, जे कैप के साथ में जो चीज़ लगी रहती है वो वाई कॉम्पोनेंट कहलाता है, और के कैप के साथ में जो चीज़ लगी रहती है वो जेड कॉम्पोनेंट कहलाता है। ठीक है, तो अगर 2D वेक्टर है तो वो सिर्फ आई कैप और जे कैप में हो सकता है, सिर्फ आई कैप और के कैप में भी हो सकता है, या सिर्फ जे कैप और के कैप में हो सकता है ना। दो ही में से किसी में होना है उसको। क्लियर। अगर कोई 3D वेक्टर है तो वो आई कैप जे कैप के कैप तीनों में होगा और वो तीनों के कॉम्पोनेंट लिखाएंगे। समझ आई बात। अब इस यूनिट वेक्टर के टर्म्स में जब तुम कोई 2D वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है और डायरेक्शन कैसे निकालना है, इसका थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस किया था ना लास्ट लेक्चर में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, तो वो तुम्हें आना ही आना चाहिए कि अगर कोई 2D वेक्टर लिखा है, अगर लिखा है 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप, तो वो वेक्टर को का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा tan थीटा, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो तुम्हें आना चाहिए, जो कि √6² + 8² तुम इजीली निकाल सकते हो, है ना। अब थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास कोई 3D वेक्टर है ना, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, और तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, देखो, है ना। सिंपल तरीका क्या है इसको निकालने का, मैं सीधा इसका ना सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, फिर तुम्हें जनरल फॉर्मूला बताऊंगा। इसका मैग्नीट्यूड जब तुम निकालोगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस विल बी इक्वल टू, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, √2² प्लस 3² है ना। तुम 3 का स्क्वायर करो या -3 का स्क्वायर करो एक ही बात है, प्लस 5², और ये पूरी की पूरी चीज़ अंडर के अंदर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 और 9 13 और 25 38, तो √38 ये मैग्नीट्यूड है इस पर्टिकुलर वेक्टर का। ठीक है, इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा बट उसकी बात हम आगे करेंगे अभी, है ना। तो तुम देखो, अगर ये वेक्टर सिर्फ 5 के कैप मान लो नहीं होता यहाँ, तो तुम कैसे मैग्नीट्यूड निकालते, तुम √2² प्लस 3² कर देते। तो तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी कि अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है ना इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, मतलब आई कैप जे कैप के कैप में, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है ना, या तो 2 के टर्म्स में होगा या तो 3 के टर्म्स में होगा। सिंगल मान लो अगर सिर्फ 2 आई कैप होता तो इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 2 होता, उस वक्त तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि √2² करते तुम सिर्फ, और √2² 2 ही होता। तो या तो सिर्फ एक ही के टर्म्स में होगा, सिर्फ आई कैप जे कैप के कैप में से कोई एक, या तो फिर कोई 2, या फिर तीनों, है ना। क्या करना है तुम्हें √² प्लस स्क्वायर ऐसे कर देना है बस, हमेशा तुम्हें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्लियर। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, 2D वेक्टर में क्यों कर रहे थे स्क्वायर, क्योंकि वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा था, याद करो, है ना, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था। 3D में ऐसा क्यों करते हैं, है ना। पाइथागोरस थ्योरम कौन सी बात, जो याद करो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, है ना, करके बताता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे साइड में ना। हमने इस टाइप का एक डायग्राम ड्रॉ किया था कल, है ना, वेक्टर्स। हमने क्या बोला था कि ये मेरा वेक्टर है ना। ठीक है, अगर ये वेक्टर मान लेते हैं ऐसा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है, तो इसका जो x कंपोनेंट है ये वाला लेंथ ज़रूर 2 होगा और ये वाला लेंथ ज़रूर 3 होगा, y कंपोनेंट, है ना। तो तुम्हें ये लेंथ अगर 3 है तो ये लेंथ भी 3 होगा, तो दिस राइट एंगल ट्राइंगल से ये हाइपोटेन्यूज √2² प्लस 3² हो जाता है। अब 3D वेक्टर में कैसे पता करेंगे सर ये चीज़ हम, है ना, कि वो फॉर्मूला ऐसा क्यों हुआ। तो सिंपल सा पॉइंट है, अगर वो वेक्टर 3D है ना, तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारा डायग्राम बना, ये जस्ट जो मैं डॉटेड लाइन पूरा मैंने ऐसा बनाया ना, बताओ ये पूरा डायग्राम एक रेक्टेंगल है ना, इस टाइप से, है ना। ये कैसा डायग्राम है, ये एक रेक्टेंगुलर डायग्राम है। ठीक है, इसीलिए जब भी हम कोई वेक्टर को इस फॉर्म में लिखते हैं ना, तो उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोला जाता है। तुम देखना कोई भी बुक के ऊपर हेडिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होगा, ठीक है, बट मैं वो वर्ड यूज नहीं करता क्योंकि वो दिख रहा है रेक्टेंगुलर, उससे तुम्हें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में फायदा नहीं मिलने वाला। तुम्हें क्या आना चाहिए, अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है तो तुम्हें वो ड्रॉ करना आना चाहिए, उससे उसका मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए, उससे उसका डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। उसको बोलते क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे कि ये इस फॉर्म में अगर कोई वेक्टर लिखा है 3D, तो 3D वेक्टर कैसा होगा सोचना, वो इस बोर्ड पे ड्रॉ नहीं हो सकता, वो ऐसे 3D में होगा ना पूरा ऐसा, ठीक है। तो उसको कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, जैसे 2D मैंने यहाँ लेफ्ट में ड्रॉ किया ना, वैसे 3D को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो है ना ध्यान से। तो मुझे बताओ, हमारे पास अगर एक ऐसा क्यूब हो या क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड हो, क्यूब क्यों ले, क्यूबॉइड लेते हैं, लेट अस से हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये। अब अगर मैं इस क्यूबॉइड में ना इस पॉइंट को ये बोल दूं कि ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, और दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस लाइन इज माई वाई एक्सिस एंड दिस लाइन इज माई जेड एक्सिस, है ना। 3 डायरेक्शन हो गए ना वहाँ पे, क्यूबॉइड 3D में ना, ये वाला पार्ट ऐसे बाहर आ रहा है, तो जेड मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करूँ कि मान लो अगर वो यहाँ से चालू हो रहा है और वो यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो तुम मुझे बताओ क्या ये वेक्टर 3D है। ध्यान से देखो, है ना, मैं यहाँ पे इस साइड एक फेस ना इसका ऐसे रेड कर रहा हूँ, मुझे बताओ ये वाला जो फेस है, ये फेस क्यूबॉइड का, ये पीछे वाला फेस है ना, और आगे वाला फेस कौन सा है, आगे वाला फेस ये वाला है। तुम देखो जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है वो चालू पीछे वाले फेस पे हो रहा है और आ कहाँ तक रहा है, आगे वाले फेस पे आ रहा है ना, देखो चालू वो इस पे हो रहा है और आगे आ रहा है, इसका मतलब वो ऐसे 3D में निकला है। तो ये वो वेक्टर है तुम्हारा। मुझे बताओ क्या ये वेक्टर अगर मैं इस तरीके से 2, 3 और 5 लूँ, तो मुझे बताओ अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लेंथ है मेरा है ना, इधर से लेके यहाँ तक ये 2 है और y में इसका हाइट 3 है ना, कुछ चीज़ें लेबल करते हैं, लेट अस से ये 2 है ना, और y में जो ये हाइट है वो 3 है और z में जो लेंथ है वो कितना है, वो 5 है। तो मुझे बताओ क्या ये L, B और H हो गए और ये क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया ना उस क्यूबॉइड का। और क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू -3 है तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे की तरफ बनाना चाहिए था मुझे, है ना, वो ऐसे नीचे बनना चाहिए था, बट मैं तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्लियर। -3 तो नीचे बनना चाहिए था बट मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो मतलब तुम मान लो अगर ये +3 होता तो, है ना, तो डायग्राम बिल्कुल वैसे ही बनता, है ना, क्योंकि y में भी प्लस जा रहा है, x में भी प्लस जा रहा है और z में भी आगे ही आ रहा है ना, देखो आगे वाले फेस की तरफ आया है, पॉजिटिव की तरफ। तो ये कॉन्सेप्ट है कि क्यों हम अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कर देते हैं। समझ आई बात। तो ये जनरल फॉर्मूला क्यूब के फॉर्म में ना, वो 3D है तो तुम्हें उसे क्यूब के डायगोनल की तरह हम देखते हैं, क्लियर। क्यूब का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या हो जाएंगे, इसके x, y और z कंपोनेंट, है ना। ये पॉइंट तुम यहाँ नोट कर सकते हो कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूब आर x, y एंड z कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तुम आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हो, तुम चाहो तो लेंथ को x बना सकते हो, ब्रेड्थ को z बना सकते हो, हाइट को y बना सकते हो, जो तुम्हें बनाना बना सकते हो। बट मेन पॉइंट क्या है कि वो तीनों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में से कोई एक होंगे, है ना। एक लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होगा और एक हाइट होगा। ज़रूरी नहीं है कि x ही लेंथ हो, y ही ब्रेड्थ हो, है ना, ऐसा सब कोई ज़रूरी नहीं है, क्लियर। तो x, y एंड z कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, है ना, क्यूबॉइड, क्लियर। वहाँ पे क्या बन रहा था, जब 2 डायमेंशनल वेक्टर थे तो रेक्टेंगल बन रहा था, तो वो रेक्टेंगल का डायगोनल था। ध्यान से देखो, वो उस रेक्टेंगल का डायगोनल है ना, ये वाला, जब मैं फिगर कंप्लीट कर रहा था ऐसे करके। तो और यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ क्यूबॉइड बन रहा है, तो क्यूबॉइड का डायगोनल है, क्लियर सभी को। यही चीज़ तुम्हारे बुक में बड़े स्टाइल से लिखा रहता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, है ना। ऐसा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, थोड़ा थोड़ा स्टाइल मारेंगे बीच बीच में, है ना। अब इस सब का जनरल फॉर्म पढ़ लेते हैं ना 3D वेक्टर का। 3D वेक्टर का जनरल फॉर्मूला कैसा होगा, वेक्टर ए इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस
z के कैप, है ना। कुछ x कंपोनेंट होगा, कुछ y कंपोनेंट भी होगा और कुछ z भी होगा। और मैग्नीट्यूड क्या होगा इस वेक्टर का? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट। क्लियर सभी को ये चीज? और अब इसका डायरेक्शन पे आते हैं हम, है ना, मेन पॉइंट। अब तुम ध्यान से देखो, जो 2D वेक्टर का डायरेक्शन बताने का तरीका होता है और जो 3D वेक्टर का डायरेक्शन बताने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। 2D वेक्टर में ना तुम सिर्फ एक ही एंगल निकालते थे जो वो एक्स एक्सिस से बना रहा है, और अगर तुम्हें एक्स एक्सिस वाला एंगल पता चल जाएगा, है ना, अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल गया कितना है थीटा, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा 90 माइनस थीटा अपने आप। लेकिन 3D में इतना आसान नहीं है ये काम, है ना। तो 3D में ये काम हम कैसे करते हैं वो तुम देखो, है ना। उसके लिए सिंपल फॉर्मूले हैं। जो एंगल, है ना, वेक्टर एक्स एक्सिस से बनाता है उसको हम अल्फा बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो एंगल वेक्टर एक्स एक्सिस से बनाता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। तो कॉस ऑफ अल्फा का एक फॉर्मूला बनाया जाता है। जैसे वहां पे 2D वेक्टर में तुम tan ऑफ थीटा करते थे, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। 3D वेक्टर में हम कॉस के टर्म से फॉर्मूला निकालते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या है? ये अल्फा किससे एंगल है? x से। तो तुम यहाँ पे ना ऊपर में ऐसे x लिखोगे और होल डिवाइडेड बाई कर दोगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये होगा कॉस अल्फा का फॉर्मूला। अल्फा क्या है यहाँ पे, है ना, अल्फा इज एंगल मेड बाय वेक्टर, एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस। तो इससे तुम्हें एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल मिल गया। बट यहाँ पे हम यही नहीं रुकते, हम ना इसका वाई एक्सिस से जो एंगल बनता है और जेड एक्सिस से जो एंगल बनता है वो भी डिफाइन करते हैं। जो वाई एक्सिस से ये एंगल बनाता है उसको हम बीटा बोलते हैं और हम कॉस बीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिनोमिनेटर में बार बार क्या आ रहा है? मैग्नीट्यूड आ रहा है उस वेक्टर का। अब यहाँ पे बीटा क्या लिखोगे? बीटा लिखोगे एंगल मेड बाई वेक्टर ए विथ वाई एक्सिस। अब मेरे ख्याल से जो एंगल ये जेड एक्सिस से बनाएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा ये तुम खुद ही बता सकते हो, है ना। जो एंगल ये जेड एक्सिस से बनाता है उसको हम गामा बोलते हैं, कॉस गामा, है ना। और फॉर्मूला क्या होगा? z डिवाइडेड बाई फिर वही कहानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और गामा क्या है? एंगल मेड बाई वेक्टर ए विथ जेड एक्सिस। समझ आई बात? तो हम यहाँ पे ना तीनों एंगल निकालते हैं, और इसीलिए क्योंकि तुम इन तीनों का कॉस कैलकुलेट कर रहे हो ना, तुम तीनों का क्या कैलकुलेट कर रहे हो? कॉस। इसीलिए इसको डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है ना, डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि तीनों फॉर्मूले तुम कॉस के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हो। आई बात समझ में? तो ये यहाँ पर एक मजेदार चीज है ना। तो ये फॉर्मूले तुम्हें क्या है, रटने क्या ही है, तुम्हें देख करके पता ही चल रहा होगा, इसमें रटने का कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अगर 3D वेक्टर के लिए तुमसे पूछा जाए कि ये क्या एंगल बना रहे हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस से, तो तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ना, अगर तुम्हें वेक्टर मालूम है तो। समझ आई बात? अब एक और चीज है ना, इनको ना एक शॉर्टकट से डिफाइन किया जाता है। जो कॉस अल्फा है ना, इसको एक लेटर से डिफाइन किया जाता है एल, कॉस बीटा को एक लेटर से डिफाइन किया जाता है एम, और कॉस गामा को भी एक लेटर से डिफाइन किया जाता है एन, ठीक है। मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन एन, इसका मतलब वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की बात कर रहे हैं, है ना। ऐसे एक वेरिएबल उसको नाम दे दिया गया। कॉस अल्फा मतलब एल, एल की वैल्यू निकालनी मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी, एम की वैल्यू निकालनी मतलब कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी, एन की वैल्यू निकालनी मतलब कॉस गामा की वैल्यू निकालनी। तो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गया 3D वेक्टर्स का, ठीक है। अब इन डायरेक्शंस कोसाइंस का ना एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है? ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक नंबर आता है। क्या तुमने एल एम एन की वैल्यू लिख रखी है? एल क्या है? एल है एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम क्या है? वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एन क्या है?
ना। n क्या है? n इज z डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इन तीनों को तुम्हें क्या करना है? तीनों को स्क्वायर करना है। इस टर्म को भी स्क्वायर, इस टर्म को भी स्क्वायर, इस टर्म को भी स्क्वायर, और तीनों को ऐड कर देना है। करो और देखो कितना वैल्यू आ रहा है ना। बोलो कर लिया सबने? 1 आ गया है ना। एल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम स्क्वायर करूंगा तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एन स्क्वायर करूंगा तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीनों का एलसीएम लो, कॉमन आ जाएगा और वैल्यू क्या आएगी? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। और हम इसे क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूले के ऊपर पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कैसे आते हैं तुम मुझे बताओ। इस इक्वेशन में अगर मैं तुम्हें अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दूं तो तुम गामा की वैल्यू निकाल लोगे ना, है ना। अगर मैं तुम्हें अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दूं तो तुम गामा की वैल्यू निकाल लोगे ना। क्यों? क्योंकि कॉस अल्फा भी निकाल लोगे, कॉस बीटा भी निकाल लोगे, दोनों को स्क्वायर कर लोगे और ये 1 है तो एक गामा ही तो अननोन बचेगा इस इक्वेशन में। समझ आया? तो तुम उससे गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल छोटा बच्चों वाला पॉइंट है, तो उसमें अपने को और कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायरेक्शन कोसाइंस की, कि अगर मुझे अल्फा बीटा गामा तीनों वैल्यू पता है, मैं तीनों का स्क्वायर कर दूं, कॉस कैलकुलेट करूं, कॉस कैलकुलेट करूं तीनों का और स्क्वायर कर दूं और ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। समझ आई बात? तो दिस इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस है। अब हम अपने वेक्टर्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच गए चैप्टर के, जिसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। फिर एक नया नाम, फिर नाम सुन के लग रहा है कि फिर नई चीज आ गई है ना, बट पहली लाइन क्या है? ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि यदि एक वेक्टर है ना, यदि एक वेक्टर इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये वेक्टर ए है और ये है 3i कैप प्लस 4j कैप, ऐसा अगर लिखा है तो इस वेक्टर से हम इसका क्या क्या बता सकते हैं कि इसका x कंपोनेंट कितना है? 3 है और y कंपोनेंट कितना है? 4 है ना। ये वाला जो लेंथ है ये 3 है और ये वाला जो हाइट है ये 4 है ना। ये तुमने कैसे लिखा? ये तुमने वेक्टर देख के ही बता दिया कि एक x कंपोनेंट 3 है, y कंपोनेंट 4 है, तो जरूर वो 3 और 4 होगा। और हम क्या कर सकते हैं? हम यहां से ये थीटा निकाल सकते हैं। क्लियर? tan थीटा की वैल्यू, ऐसा वेक्टर दिया है तो तुम tan थीटा निकाल सकते हो। और क्या निकाल सकते हो? और तुम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो वेक्टर ए का, है ना, जो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो ये हमने क्या प्रोसेस किया है? ये हमने वेक्टर दिया हुआ था, मतलब वेक्टर के x और y कंपोनेंट दिए थे और उससे हमने क्या कैलकुलेट किया? उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। समझ आई बात? यदि मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे दिया जाए और फिर मुझसे x और y कंपोनेंट पूछा जाए, उसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। मतलब जो ये प्रोसेस मैंने अभी किया ना, उसका उल्टा। एक बार में बात समझ नहीं आई होगी तुम्हें, आओ देखते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि अब मुझे पहले से क्या मालूम है? मुझे पहले से मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है ना। लेट अस से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10। दिस इज माय वेक्टर ए। मुझे कंपोनेंट नहीं पता और मुझे क्या मालूम है? मुझे ये थीटा मालूम है। लेट अस से दिस थीटा इज 37 डिग्री। मुझसे ये बोला गया कि इस वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखो, तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि मुझे आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखने के लिए एक्स कंपोनेंट चाहिए और वाई कंपोनेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। अब मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखूंगा। मुझे बताओ ये जो x कंपोनेंट है क्या इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम निकाल सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? क्या मुझे पता है कि cos 37 इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब x बाई 10।
cos 37 की वैल्यू हमने याद की थी कितनी, 4/5 इक्वल टू x/10। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 8, है ना। x की वैल्यू कितनी हो गई, 8। या फिर तुम यहां से ऐसे भी कर सकते थे कि x इक्वल टू 10 cos 37, और cos 37 तो वहां 4/5 डालते, फिर तुम्हें x की वैल्यू 8 ही मिलती, है ना। सिमिलरली अगर मुझे यही लेंथ y आएगा ना, जो इधर y है और ये y है ना, यही वाला लेंथ तो y आएगा, है ना। अब मुझे बताओ y की वैल्यू कैसे निकाली जाए, है ना। अब y की वैल्यू एक बार निकालते हैं, देखो, है ना। लेट अस से अब मैं इस डायग्राम में y की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या मैं sin 37 लिखूंगा। sin 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब y/10। इसका मतलब y इक्वल टू क्या होगा, 10 sin 37, ठीक है। तो 10 इंटू 3/5, है ना, ये वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसका मतलब y कंपोनेंट की वैल्यू हो गई 6। तो दिस इज 6 एंड दिस इज 3, सॉरी नॉट 3, दिस इज 8। तो ये जो तुमने प्रोसेस किया ना, इसी को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं, कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दिया था और तुमने उससे कंपोनेंट निकाले, है ना। यही बात वहां पे लिखी हुई है ना। देखो क्या लिखा है वहां, ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। फॉर दिस वी नीड टू इंफॉर्मेशन, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पता होना चाहिए, और दूसरा एंगल मेड बाय वेक्टर विथ द डायरेक्शन इन विच कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। जिस दिशा में कंपोनेंट चाहिए उस दिशा से एंगल पता होना चाहिए अपने को, है ना। उस दिशा से क्या पता होना चाहिए अपने को, एंगल पता होना चाहिए। तो ये एंगल पता था ना, x से, x कंपोनेंट चाहिए था, x से एंगल पता है, तो हमने वैल्यू निकाल ली। अच्छा y कंपोनेंट चाहिए, y से भी एंगल पता है, अगर x से मालूम है तो y से भी एंगल मालूम हो जाएगा ना, है ना। अगर ये 37 है तो ये कितना आ जाएगा, ये 53 आ जाएगा ना, क्लियर। बट हमने फिर भी उसी एक ही ट्राइंगल से अपना काम चला लिया, है ना, cos 37 और sin 37। तो तुमने ये कंपोनेंट ब्रेक करके निकाल लिए, समझ आई बात। इस चीज को क्या बोला जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये वो है जो हमने पहले किया था ना, ये है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और उसको उसके कंपोनेंट में ब्रेक करना, आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखना, क्लियर सभी को ये चीज। एक एग्जांपल और करते हैं जो है ना, इस एग्जांपल को नोट कर लेना, वो वाला जो हमने किया है ना, इसका एक्स कंपोनेंट भी निकाला हमने और इसका y कंपोनेंट भी निकाला ना। ये हमारा एग्जांपल x एंड y कंपोनेंट। एक एग्जांपल और करते हैं। लेट अस से हमारे पास एक वेक्टर है, दिस, है ना। मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड है 20, और ये जो एंगल बना रहा है इस बार उसने हमें y एक्सिस से एंगल दे दिया 37 डिग्री, ठीक है। मुझे क्या करना है, इस वेक्टर का रिजोल्यूशन करना है, मतलब तुम्हें बोलेगा रिजॉल्व दिस वेक्टर, है ना। तो मुझे इसका x और y कंपोनेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें परपेंडिकुलर लाइन मार देनी है ऐसे, ठीक है, और इधर भी लाइन मार देनी है ऐसे। अब क्या करोगे, या तो नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल से काम कर लो या ऊपर वाले, तुम्हें तो ये दोनों लेंथ ही चाहिए ना। अगर ये 37 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 53। दोनों में से तुम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ के काम करो, तुम्हारा आंसर आएगा। मान लो मैंने नीचे वाला राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ा, तो मुझे बताओ ये मेरा y कंपोनेंट है ना, और ये लेंथ क्या है मेरा, x कंपोनेंट, ठीक है। जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो x और y है, तो ये y। अगर मैं ऊपर वाला ट्रायंगल लेता, है ना, अगर मैं ऊपर वाला ट्रायंगल लेता तो मैं क्या करता, तो मैं इसको y लिखता और इसको x लिखता। एक ही बात होती है ना, ये x और ये x सेम है। बट मैं किससे काम कर रहा हूँ, मैं नीचे वाले से कर रहा हूँ, तो नीचे वाले से भी करते हैं, तो ऊपर से भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। देखते हैं ना अभी नीचे वाले ट्रायंगल से काम करके। मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है, तो मुझे साइन थीटा लिखना पड़ेगा, है ना। तो साइन थीटा या साइन 37 इक्वल टू साइन 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x बाय हाइपोटेन्यूज 20। तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी, 20 साइन
37 और 20 इसका मतलब 20 इंटू 3/5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 12. इट मीन्स दिस x कॉम्पोनेंट इज 12. ओके, अब y के लिए ये बेस है तो cos 37, तो क्या लिखूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा cos 37 इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो बेस y इज इक्वल टू क्या हो गया 20 cos 37, और जब तुम यहाँ 4/5 वैल्यू डालोगे तो ये वैल्यू तुम्हें मिलेगी 16. इसका मतलब मेरा वेक्टर है ना, अगर इसको मैं वेक्टर a बोलूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ वेक्टर a को, है ना. ये पूरा प्रोसेस मैंने क्या किया, दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ना, ये पूरा. अब मैं रिजोल्व करने के बाद उसको i कैप j कैप के टर्म्स में लिख रहा हूँ. बोलो x में 12 आया, अच्छा क्या ये पॉजिटिव में 12 आया, हाँ ये ओरिजिन है ना मेरा, तो ये पॉजिटिव साइड में 12 आया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 12 i कैप. y में मुझे नीचे नेगेटिव में मिला वैल्यू ना, ये ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस, इधर पॉजिटिव x, तो नीचे है तो नेगेटिव y, तो मैं इसको क्या लिखूंगा -16 j कैप. कर दिया हमने वेक्टर को रिजॉल्व. समझ आई बात सभी को ये चीज, ठीक है. तो ये हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहलाता है. क्लियर. और हमें रेजोल्यूशन करते ही रहना है वेक्टर्स का हमेशा, है ना, टिल इटर्निटी, जब तक समय समाप्त नहीं हो जाता. वेक्टर का रेजोल्यूशन करना ही करना है तुम्हें, है ना, हर चैप्टर में हम करेंगे. और ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें आएगी, ठीक है, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हें इसका. अब यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज़ इसमें सबको कन्फ्यूजन होता है, जो तुम बुक्स पढ़ते हो जिसके कारण ये कन्फ्यूजन होता है, मैं वो अपने नोट्स में ये कन्फ्यूजन क्लियर करा देता हूँ. क्या कन्फ्यूजन है वो देखो, है ना, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ. तुम अगर ध्यान से देखो तो ये जो ऊपर हमने कैलकुलेशन किया ना x और y का, ठीक है, ये कैलकुलेशन तुम देखो, x की वैल्यू 10 cos 37 आई यहाँ पे, और y की वैल्यू 10 sin 37 आई. तो बुक्स में हमेशा ना यही फॉर्मेट दिया रहता है क्वेश्चन का, मतलब वो हमेशा तुम्हें जो एंगल देगा ना वो x एक्सिस से ही देगा क्वेश्चन में 37, तो ये 10 cos 37, ये 10 sin 37. तो हमारे माइंड में क्या सेट हो जाता है ना कि x कंपोनेंट हमेशा cos कंपोनेंट होता है और y कंपोनेंट हमेशा sin कंपोनेंट होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है. तुम देखो यहाँ पे जो मैंने ये क्वेश्चन किया अब नीचे दूसरा, इसमें मैंने जान के एंगल y से लिया, तो तुम देखो x कंपोनेंट जो है वो sin कंपोनेंट आया और y कंपोनेंट जो है वो cos कंपोनेंट आया. तो ये इंपॉर्टेंट है ना कि हम एंगल कहाँ से ले रहे हैं, जरूरी है ये देखना. इसीलिए ना ये ट्रायंगल वाले तरीके से इस चीज को सीखना आना चाहिए तुम्हें. इसलिए मैंने तुम्हें ये दो टाइप के एग्जांपल कराए, एक बार मैंने एंगल x एक्सिस से दिया और एक बार मैंने एंगल तुम्हें y एक्सिस से दिया, ताकि तुम्हें ये बात पकड़ में आए कि जरूरी नहीं है ऐसा कि हमेशा x कंपोनेंट cos ही होता है और y कंपोनेंट sin ही होता है. बात समझ आई. एक चीज शॉर्टकट जो तुम याद रख सकते हो, जो मैं यूज करता हूँ, और पता नहीं मैंने कभी और किसी को यूज करते नहीं देखा, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ यूज करने, कि जिस भी दिशा में कंपोनेंट चाहिए, जिस भी दिशा में, मतलब अगर x कंपोनेंट चाहिए तो x एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसका cos कर दो, और अगर y डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए तो y से जो एंगल बन रहा है उसका cos कर दो, मतलब हमेशा cos ही करो, साइन करने की जरूरत ही नहीं है. एक शॉर्टकट तुम याद रख सकते हो. इसका क्या मतलब है ध्यान से देखो, है ना. अभी तो ये cos साइन कैसे किया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल से, ये सबको पकड़ में आ गई बात. यही मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि अगर मुझे x कंपोनेंट चाहिए इस 20 का, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 20 का एंगल देखूंगा, है ना. इस डायग्राम में नहीं करते, चलो, है ना, दूसरे एक और डायग्राम में बनाता हूं और मैं तुम्हें फिर से ये चीज करके बताता हूं, ठीक है. लेट अस से x एक्सिस, y एक्सिस, वेक्टर, है ना, मैग्नीट्यूड कितना 20, और ये एंगल कितना था क्वेश्चन में 37 डिग्री. तो अगर मुझे इसका x कंपोनेंट चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका एंगल x से निकाल लूंगा 53 डिग्री, और अब मैं x कंपोनेंट के लिए 20 cos 53 कर दूंगा. मतलब जिधर से भी कंपोनेंट निकालना है उस साइड वाले एंगल को निकाल लो और cos कर दो. समझ आया. मतलब मुझे अगर x कंपोनेंट चाहिए तो मुझे वेक्टर से x एक्सिस का एंगल लेना है और उसका cos करके मल्टीप्लाई कर देना है मैग्नीट्यूड से, है ना. अगर ये 53 है तो 20 cos 53, बोलो 20 cos 53 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 इंटू cos 53 की वैल्यू क्या होती है 3/5 होती है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी. सिमिलरली अगर मुझे y कंपोनेंट चाहिए तो मुझे y से एंगल मालूम है 37, तो इस लेंथ को ना, ये वाला जो लेंथ है मेरा,
ये मैं 20 cos 37 करूंगा, मतलब बार बार मैं cos ही करूंगा अगर मुझे वो वाला एंगल मालूम है तो। और 20 cos 37 की वैल्यू क्या है? 20 इंटू 4/5 मतलब कितना? 16। तो तुम देखो ये वेक्टर क्या बना, वेक्टर ए इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? 12y कैप माइनस 16j कैप। तुम मुझे बताओ कि यही आंसर ऊपर भी आया था? देखो है ना, सेम आंसर आया था ना, है ना, दोनों में सेम ही आंसर आए। तो एक तो क्या है फर्स्ट स्टेप करने का तरीका कि तुम ध्यान दो कि तुम एंगल, जो मैंने फर्स्ट प्रोसेस बताया ना, ये सारा प्रोसेस जो हमने किया है ना, कि तुम ध्यान दो कि एंगल किधर से दिया और वो राइट एंगल ट्रायंगल बना करके सही से काम करो। समझ आई बात? या फिर तुम साइन को पूरी तरीके से भूल जाओ कि साइन थीटा भी करना है, तुम हमेशा कॉस थीटा याद रखो, लेकिन या उसके साथ में क्या याद रखो, हमेशा कॉस थीटा याद रखने के साथ में कि जिस दिशा में कंपोनेंट निकालना है कॉस थीटा जब करेंगे तो थीटा उसी दिशा से एंगल बन लेंगे। अगर एक्स कंपोनेंट निकालना है तो वेक्टर का एक्स एक्सिस से डायरेक्शन लेंगे हम यहाँ पे थीटा। अगर वाई कंपोनेंट निकालना है तो थीटा की जगह पे क्या लेंगे हम? वाई एक्सिस से डायरेक्शन लेंगे। समझ आ गया? इसका मतलब कंपोनेंट हम हमेशा कॉस थीटा से निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हम थीटा हमेशा क्या ले रहे हो, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है थीटा हमेशा उधर से एंगल लिया जाए। बात समझ आई सभी को? ये चीज क्लियर? तो इससे भी तुम्हें हमेशा आंसर सेम मिलेगा, या फिर जो पहले वाला तरीके में तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो तो उससे भी कर सकते हो। बट क्या नहीं करना है ये माइंड में रट के मत रखना कि एक्स कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है, वाई हमेशा साइन होता है, ऐसा नहीं है। समझ आई बात? क्या कैसा है वो मैंने तुम्हें समझा दिया। क्लियर? तो ये कुछ अच्छा शॉर्टकट तरीका था जो मैं फॉलो करता हूँ, तुम भी कर सकते हो। अब एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, रिजोल्यूशन। अच्छा, जो लास्ट मैंने पेज पॉइंट पढ़ा मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी जो मैंने इसके पहले वाले पेज में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई ये तुम्हें माइंड में बहुत अच्छे से सेट होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमें अक्सर करते रहना है और ये एक वैसा वो पॉइंट है जहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट सिली मिस्टेक करते हैं कंपोनेंट निकालते वक्त। क्लियर? तो माइंड में पूरा सेट कर लो अच्छे से। 4 बार सुनना है, जो मैंने पीछे पीछे पढ़ाया तो 4 बार सुनो, बट पूरा 100% क्लियर कर लो उसे, ठीक है? मैं हर पेज पे ऐसा नहीं बोलता हूँ बट मैं उस पेज के लिए ऐसा पहली बार बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी स्टडी टिल नाउ। क्लियर? अब एक और उसके साथ छोटा सा पॉइंट, क्या? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ इज ऑलवेज 0। अच्छी बात है। मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है इधर a और इसका मैग्नीट्यूड है 10, है ना? मुझे इस वेक्टर का, लेट अस से ये वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस पर है ना, कौन सा एक्सिस पर है? एक्स। तो ये पूरा का पूरा वेक्टर कैसा है? क्या मैं इस वेक्टर को सिर्फ 10i कैप लिखूंगा ना? सिर्फ 10i कैप लिखूंगा, जे कैप मैंने क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि इसका कोई जे कंपोनेंट है ही नहीं, है ना, ये सिर्फ एक्स आया, वाई एक्सिस में कुछ है ही नहीं इसके पास, ये पूरा का पूरा वेक्टर किधर है? एक्स की तरफ। तो ऊपर वाली बात क्या लिखी है? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ इज ऑलवेज 0। एक्स से परपेंडिकुलर कौन है? वाई। तो इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट आया क्या? नहीं आया, मतलब वाई कंपोनेंट कितना है इस वेक्टर का? 0। तो वही लिखा है वहां, सिंपल सी चीज। समझ आई बात? है ना, बहुत ऑब्वियस सी बात है ये, बट फिर भी आगे चल के यूज होने वाली बात है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे पढ़ाई, ठीक है? इसी चीज को जो मैंने लास्ट पेज पे तुम्हें ट्रिक बताया ना कि वेक्टर को हमेशा क्या करना है? हमेशा कॉस करना है, वो चीज भी यहाँ पे समझ आ रही है। मुझे बताओ, अगर ये वेक्टर 10 है इसका मैग्नीट्यूड, मुझे इसका कंपोनेंट किस दिशा में चाहिए? वाई में। तो मेरे लिए ये एंगल इंपॉर्टेंट है ना, जो ये 10 वाई से बना रहा है। तो इसका जो वाई कंपोनेंट आएगा उसको मैं क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू 10 cos 90 लिखूंगा ना, क्योंकि मुझे इधर से चाहिए। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। 10 इंटू 0 0, बात तो क्या 0, वही बात पहले भी पता चल रही थी अपने को। क्लियर ये चीज? तो ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है कि कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट अगर तुम उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोगे तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, है ना? तो तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो cos 90 वाले तरीके से, परपेंडिकुलर में तुम्हें cos 90 करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमने वेक्टर का रिजोल्यूशन वाला एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर के रिजोल्यूशन में ही थोड़ा सा और अंदर जाएंगे ना, डीप घुसेंगे, ठीक है? क्योंकि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।